Okay, so let's start with wave optics. Wave optics was suggested by Huygens. Wave optics Huygens का suggestion से create हुआ है. The locus of all the particles in a medium vibrating in the same phase is called a wavefront. तो सारे locus of all the point, locus यानी final position. तो सारे पॉइंट्स का जो पोजीशन होगा जो पूरे वेव का जो एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो सारे वेव्स हैं दे आर इन ऑल इन द सेम फेज. तो इन सारे एक ही फेज के वेव के जो हर पोजीशन के सारे पॉइंट्स होंगे दैट आर कॉल्ड लोकस, पोजीशन के पॉइंट्स. इस ये जो शेप क्रिएट करेगा दैट शेप इज कॉल्ड वेव फ्रंट. The locus of all the particles in a medium vibrating in same phase is called wavefront. The direction of propagation of light is perpendicular to wavefront. Light कैसे travel कर रहा है? Perpendicular to the wavefront. लाइट के कुछ पुराने थ्योरीज हैं, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, फिर आया हाइगन्स वेव थ्योरी, फिर मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फिर आइंस्टाइन्स क्वांटम थ्योरी, फिर डी ब्रोगली's डुअल थ्योरी ऑफ लाइट. तो इसमें से डुअल थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन, डॉपलर्स इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब कुछ डुअल नेचर से एक्सप्लेन हुआ. कॉर्पस्कुलर बस 3 कर पाया, वेव बस ये सारे कर पाए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया. क्वांटम थ्योरी ये सारे एक्सप्लेन नहीं कर पाए. डुअल नेचर एक्सप्लेन एवरीथिंग. टाइप्स ऑफ वेव्स, अगर लाइट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है तो इट इज कॉल्ड स्पेरिकल वेव फ्रंट. अगर लाइट एक लाइन में है एंड इट स्प्रेडिंग ऑल इन दिस डायरेक्शन दिस डायरेक्शन दिस डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. यानी एक लाइट का वेव जो सिलेंडर के शेप में निकल रहा है. प्लेन वेव फ्रंट, जो प्लेनर शेप में जो वेव निकल रहा है दैट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट. तीनों के डेफिनेशन सीखना एंड द डायग्राम्स. फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन अ वेव इज जीरो. वेव फ्रंट में सारे waves are in same phase, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? जीरो. ए रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट. अभी अभी डिस्कस हुआ है कि रे ऑफ लाइट कैसे होगा? नॉर्मल टू द वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर. इसके बाद द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज सेम अलोंग एनी रे. तो लाइट को कहीं पे भी यहाँ पे इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक जाने में जितना टाइम लगेगा यहाँ पे भी उतना ही लगेगा, यहाँ पे भी उतना ही लगेगा. इट्स इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस. When a wavefront undergoes refraction, no change in phase takes place. एक wavefront जब refraction करता है तभी भी phase में कोई change नहीं होता. But when a wavefront undergoes reflection, तो phase change होता है. कितने का होता है? पाई का. Because logical है, अगर एक wave reflect कर रहा है तो वो यहाँ से आके ऐसे रिटर्न जा रहा है, तो phase में change कितना हुआ? 180 का. रिफ्रैक्शन में there is no phase change. रिफ्लेक्शन में there is a phase change of पाई. याद रखना ये सारे points. Huygens principle. Each point in the primary wavefront can act as a source for secondary wavefronts. पहले प्राइमरी वेव के कहीं पे भी अगर हम छोटा सा होल छोड़ दें तो वहां से सेकेंडरी वेव क्रिएट हो सकता है. तो एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी कैन एक्ट एज अ सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेव्स. एंड द न्यू पोजीशन ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेव्स, यहाँ पे अगर काफी सारे सेकेंडरी वेव्स क्रिएट होंगे तो उनका जो नए पोजीशन का लोकस होगा, इन सारे पोजीशन के पोजीशंस को अगर मैं एक एनवेलप में अंदर अंदर डाल दूं तो इट विल गिव अस द शेप ऑफ द न्यू वेव या वेव फ्रंट, नए सेकेंडरी वेवलेट्स का शेप. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट. These are the two laws of Huygens. फिर laws of reflection on wave theory. wave theory का laws of reflection, यहाँ पे हम देख सकते हैं रेड कलर का इंसिडेंट वेव है जो यहाँ पे गिरा है. उसके बाद देखो इसका फेस चेंज हो गया. रेड वेव आ रहा था इस शेप में, ब्लू वेव का शेप चेंज हो चुका है. ब्लू वेव ऐसा बन चुका है. कितने फेज का चेंज हुआ? पाई फेज, 180 डिग्री का फेज चेंज हुआ है. नीचे इसका प्रूफ है. नोट्स में, क्लास नोट्स में प्रूफ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे प्रूफ थोड़ा डिफरेंट है. तुम्हें जो मर्जी वो करो. इफ यू वांट टू फॉलो द क्लास नोट्स यू कैन फॉलो द क्लास नोट्स. अगर तुम्हें ये वाला करना है तो तुम ये वाला करो, दोनों करेक्ट है. यहाँ पे पहले देख लो, देयर इज अ वेव जो वहां से इधर आके गिर रहा है, तो उसको रेड बना लेते हैं, तुम्हें समझने में इजी होगा. तो देयर इज अ प्लेन वेव. ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉर प्लेन वेव, याद रखना, फॉर अ प्लेन वेव. तो ये एक प्लेन वेव यहाँ से आया, ये आ गया मेरा नॉर्मल. नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. अगर ये आई है तो दिस इज ऑल्सो आई, याद रखना. इफ दिस इज आई देन दिस इज ऑल्सो आई. ये वेव यहाँ पे हिट होने के बाद यहाँ पे चेक करो, ये रे भी ये रे और ये रे साथ में स्टार्ट हुए थे. ये यहाँ पे हिट हो चुका है. एक बार ये मिरर को टच कर गया तो इसमें स्टार्ट हो जाएगा रिफ्लेक्शन. अब ये रिफ्लेक्ट करते हुए इधर से निकल गया. बट तब तक दैट ग्रीन वन, ये ग्रीन अभी भी मिरर को टच नहीं हुआ, तो ये तो आगे आता रहेगा. ये आगे आते आते ये यहाँ तक आया. जब ये यहाँ तक आया तब हमने पूरे सेटअप को स्टॉप कर दिया.
तो हमने देखा कि जब तक ये वाला ग्रीन यहाँ तक पहुंचा, दिस दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो यहाँ तक पहुंच चुका है। जब तक ये ग्रीन, अभी तो मिरर को टच भी नहीं हुआ है ये, तो ये जब सीधा आते आते मिरर को टच हुआ तब तक ये मिरर को टच करके यहाँ तक जा चुका है। ये दोनों काम सेम टाइम में हुआ है। तो अभी मेरा रे फिर वेव मेरा कहाँ है फिर, दिस वेव यहाँ से जाके वो यहाँ आ चुका है। अब अगर मुझे चेक करना है तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब पहले ही हम जान चुके हैं कि ये ग्रीन जब तक यहाँ पे गया है तब तक ये डार्क ग्रीन वाला लाइन यहाँ तक जाके पहुंचा है, यानी ए डैश एंड बी डैश, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है क्योंकि ये लाइट है और ये मीडियम भी सेम है। मिरर यानी सेम मीडियम, ये इसी मीडियम से जन्म हुआ है, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके गया है, तो मीडियम सेम है। ये लाइट है तो इनका स्पीड भी सेम होगा, और क्योंकि ये यहाँ तक जब तक पहुंचा है, जितने भी सेकंड्स, मान लो 3 सेकंड लगा है इसको यहाँ आने में, तो 3 सेकंड में यहाँ तक यहाँ पे गया है। ये रे अगर यहाँ से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँ तो यहाँ से इसको यहाँ जाने में 3 सेकंड लगा और इसको यहाँ से यहाँ आने में भी 3 सेकंड ही लगा, तो दोनों केसेस में टाइम इज ऑल्सो सेम। तो मैं कह सकता हूँ ए डैश माने क्या होगा, ए डैश इन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। बी डैश इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, और दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगे, ए डैश एंड बी डैश विल बी सेम। अब आओ साइन आई, साइन आई के एंगल में आओ, साइन आई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन आई अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो जरा चेक करो यहाँ पे, हाँ हाँ, चूज करो ट्राइंगल ए बी ए डैश। अब देखो ए बी, थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ए बी ए डैश, तो ये आ गया मेरा ट्राइंगल ए बी ए डैश। यहाँ पे दिस इज ए प्लेन वेव, तो दिस एंगल इज 90, तो साइन आई विल बी इक्वल टू, साइन आई विल बी इक्वल टू ए डैश, देखो ए डैश दिस, ए डैश, ए डैश, क्या होता है आई का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना, तो इफ दिस इज माय एंगल, इसका ऑपोजिट साइड है ये, तो दिस विल बी माय परपेंडिकुलर, दिस विल बी माय बेस एंड दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज साइन आई, साइन आई इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी ए डैश डिवाइडेड बाय बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश ए डैश, बी ए डैश, ए डैश बाय बी ए डैश। सिमिलरली हमें साइन आर निकालना है, आते हैं साइन आर पे। दिस इज साइन आर, दिस एंगल इज साइन आर, तो हम चूज करते हैं एक ट्राइंगल साइन आर के लिए। दिस इज माई, आई नीड अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये आ गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर साइन आर। यहाँ पे भी प्लेन वेव है तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। अब एंगल के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, ये हो गया फिर बेस, एंड देन दिस बिकम्स माय हाइपोटेन्यूज, साइन आर इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बी बी डैश बाय बी डैश, बी डैश बाय बी ए डैश, बी डैश बाय बी ए डैश। अब दोनों को डिवाइड कर दो, साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई बाय साइन आर आ गया, ए काटने के बाद ए डैश बाय बी डैश। अब पहले हमें पता है ए डैश एंड बी डैश आर द सेम थिंग, तो दोनों वैल्यूज बिठा तो ये आ जाएगा 1, यानी साइन आई इक्वल टू साइन आर। अगर आई और आर बहुत छोटे एंगल्स हैं तो साइन आई को सिर्फ आई इक्वल टू आर लिखा जा सकता है। दिस प्रूव्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंस एंगल मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑन वेव थ्योरी। यहाँ पे देख सकते हैं एक वेव यहाँ पे आया, इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद इसका बेंड हो गया, देखो एयर मीडियम यहाँ तक है, एयर यहाँ पे वाटर, अभी मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्शन में इट वाज हैपनिंग इन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम पे ये लोग आए थे, सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होकर चले गए। रिफ्रैक्शन में देयर इज ए मीडियम चेंज, बट मीडियम चेंज होगा लेकिन इसमें फेज का कोई चेंज नहीं होगा, फेज चेंज विल बी जीरो, याद रखना यहाँ पे फेज चेंज होता है जीरो। इसका भी प्रूफ यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम एक प्लेन वेव है, ये मान लो मेरा प्लेन वेव रेड कलर का, दिस इज माई प्लेन वेव इनिशियली। अब इसका भी दो ग्रीन लाइंस क्रिएट कर दो, साथ में आए हैं तो। अब ये ग्रीन लाइन अभी तक मीडियम पे, सेकंड मतलब मीडियम के बाउंड्री पे टच कर चुका है, तो अब ये स्टार्ट होगा नीचे जाना, और जब तक ये नीचे जाएगा तब तक वो ग्रीन वाला वहां से आगे आते रहेगा, बिकॉज अभी इसने किसी मीडियम को टच नहीं किया है। तो वो जब तक यहाँ पे आएगा, हमने इसको यहाँ पे पॉज कर दिया, तो हमने देखा जब तक ये लाइट ग्रीन यहाँ तक पहुंचा है, ये डीप ग्रीन वाला, दिस डीप ग्रीन इज हैज रीच्ड अप टू हियर, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया मेरा फाइनल वेव, ये हो गया मेरा फाइनल वेव, मैंने यहाँ पे पॉज कर दिया, मुझे आगे नहीं देखना, मैंने यहाँ तक पॉज कर दिया, तो ये मेरा फाइनल वेव। अब दिस इज माई इंसिडेंट वेव, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंड दिस इज माई रिफ्रेक्टेड वेव, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई।
एंड दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैंने रिफ्रैक्टेड वेव, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और फिर से साइन आई साइन आर, साइन आई, आई के ऑपोजिट वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, आई के दिस विल बी बेस, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली साइन आर, आर के आर ये इसको निकाल, मतलब ये मेरा एंगल है, आर के ऑपोजिट वाला साइड विल बी परपेंडिकुलर, दिस इज बेस बिकॉज ये 90 है, 90 90 किसको टच करता है, 90 बेस और परपेंडिकुलर को टच करता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो दिस विल बी बेस, देन दिस इज हाइपोटेन्यूज। sin i equals to perpendicular by hypotenuse, यानी a dash divided by b a dash। सिमिलरली sin r, फिर sin i by sin r। अब चेक करो a dash कौन से मीडियम में है, मीडियम 1। अब ये इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी है v1, तो इस मीडियम में a इस ग्रीन को यहाँ तक यहाँ आने में जितना टाइम लगा, इस डार्क डीप ग्रीन लाइन को भी यहाँ से यहाँ आने में उतना ही टाइम लगा, हमने जानबूझ के उतना ही टाइम लिया है। तो अगर ये दोनों केसेस में टाइम सेम है तो a डैश इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम एंड b डैश डिस्टेंस इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v1t v2t दोनों को डिवाइड करो, v1 by v2, यहाँ से sin i by sin r आ गया म्यू। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय म्यू इज, लिख के दे रहा हूँ, mu is velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2। तो ये आ गया म्यू, ठीक है, क्योंकि v1 by v2, तो दैट इज नथिंग बट म्यू हो गया हाइगन्स का रिफ्रैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर मल्टीपल वेव्स जुड़ेंगे एक जगह तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y1 प्लस y2, दो वेव्स का एडिशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर एक वेव y1 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, दूसरा y2 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो अगर फाइनल रिजल्टेंट होगा उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे y1 है, ये मेरा y2 है, अगर ये दोनों सेम सेम फेज में है, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, ये जब टच करेंगे तो जो मेरा रिजल्टेंट वेव होगा वो इन दोनों का एडिशन यानी और बड़ा होगा। सिमिलरली ये दोनों नीचे नीचे हैं तो इसका एडिशन और बड़ा होगा, ये दोनों ऊपर ऊपर है, इनका एडिशन और बड़ा होगा, ठीक है। अगर दोनों का फेस डिफरेंट है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये कट जाएंगे एक दूसरे को। तो अगर मेरा एक वेव ऐसे जा रहा है, अगर मेरा एक वेव इफ एक वेव ऐसे जा रहा है, एक वेव ऐसे जा रहा है, तो मेरा रिजल्टेंट वेव इन दोनों, ये रेड वाला ब्लू वाले को थोड़ा काट देगा, तो मेरा रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसा बनेगा, छोटा सा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, रिजल्ट नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज एडिशन, दिस प्लस दिस। अगर इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस होगा, बिकॉज इट इज ए वेक्टर एडिशन। वेक्टर में अगर ये डायरेक्शन प्लस है तो ये डायरेक्शन माइनस है, माइनस है। अगर तुम इस डायरेक्शन को प्लस मान रहे हो तो इस डायरेक्शन को माइनस मानोगे, तो इट इज ए वेक्टर एडिशन नॉट एल्जेब्रिक एडिशन। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अगर दो वेव्स आपस में क्लोज टू ईच अदर क्रिएट होंगे तो वो इंटरफेयर होंगे। इंटरफेरेंस की वजह से हमें कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, ठीक है। द फेनोमेना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ए मीडियम। नॉन यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि कुछ वेव्स ऊपर है कुछ वेव नीचे है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ए मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। इसका लाइट वेव और इसका लाइट वेव सुपरपोज हुए, एक दूसरे के एक के ऊपर एक गिर गया है। In interference, redistribution of energy takes place to form maxima and minima, यानी bright and dark fringes. When two sources of light close to each other and emit light of same wavelength and preferably of same amplitude। याद रखना इंटरफेरेंस होने के लिए ये दो कंडीशन नेसेसरी है, इन दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए और प्रेफरेबली सेम एम्पलीट्यूड के भी होने चाहिए। दोनों मतलब तुम जो भी वेव चूज करोगे, मान लो मैंने एक ग्रीन लाइट चूज किया है और एक रेड लाइट चूज किया, तो प्रेफरेबली मेरे दोनों के वेवलेंथ सेम होने चाहिए और एम्पलीट्यूड जैसे देखो दोनों का वेवलेंथ इक्वल है दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो ऐसा होने से बेटर है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे दो वेव का दिखाया गया है कि जहां जहां पीक पीक, ये सारे तुम यहाँ पे देख सकते हो सारे ब्लू कलर यानी पीक पीक, येलो यानी ट्राउट ट्राउ, तो जहां जहां पिक पिक मैच हुआ है वहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा, जहां जहां ट्राउट ट्राउ मैच होगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा, पर जहां पे पीक और ट्राउ मैच होगा वहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा, एक दूसरे को काट देंगे, जो हमने यहाँ पे अभी अभी देखा है। उसके बाद है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन 1801 थॉमस यंग डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सपेरिमेंट। तो याद रखना थॉमस यंग ने 1801 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें एक प्लेनर वेव है, दो होल्स छोड़े गए हैं, वहां से देखो प्राइमरी वेव से सेकेंडरी वेव्स क्रिएट हुए हैं, दो सेकेंडरी वेव हैं तो आपस में इंटरफेरेंस होगा, एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे।
ये इंटरफेरेंस होने के बाद कुछ इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट S लिया है, दो स्लिट लिया है S1 S2 और द टू स्लिट्स लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों स्लिट्स बहुत क्लोज टू ईच अदर होंगे। The wave from the slit S1 and S2 spread out in all direction and superpose on the screen forming alternate bright and dark fringes. याद रखना एट द सेंटर O of the screen, यानी स्क्रीन के सेंटर में हमेशा it will be maximum, central maximum इसका नाम ही है, माने it will always be bright। फिर alternation स्टार्ट होगा। The interference pattern disappears if one of the slits is closed। अगर एक स्लिट बंद करोगे तो पैटर्न गायब हो जाएगा। The two independent sources are used। The interference pattern obtained is not a permanent one। अगर एक वेव की जगह तुम दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस ले लोगे, इंडिपेंडेंट यानी एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तब पैटर्न जो क्रिएट होगा वो परमानेंट नहीं होगा, वो थोड़ी देर बाद फ्लक्चुएट करता रहेगा। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस यानी परमानेंट इंटरफेरेंस हमें कब मिलेगा? The interference pattern in which the position of maximum and minimum intensity remain fixed along the screen is called sustained interference। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है? सस्टेन्ड अगर तुम्हें चाहिए इंटरफेरेंस तो तुम्हारा पहला चीज, तुम्हारे लाइट वेव्स का वेव्स कंटिन्यूअसली चलने चाहिए, लाइट हमेशा चलता रहना चाहिए, दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड प्रेफरेबली सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो क्या होगा, जो कैंसिल, अगर कैंसिल होगा तो पूरा कैंसिल होगा, अगर ऐड होगा तो पूरा ऐड होगा, यानी जो ब्राइट होगा वो प्योर ब्राइट होगा एंड जो डार्क होगा वो कंप्लीटली डार्क होगा, बिकॉज ऊपर वाले वेव को नीचे वाला वेव पूरा कैंसिल कर देगा। The waves emitted by the two sources should either be in phase or have a constant phase difference। यानी ये जो दो वेव्स है, ये जो यहाँ से निकला है और एक जो यहाँ से निकला है, दोनों में या तो फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आइदर इट शुड बी इन फेज, यानी फेज डिफरेंस है ही नहीं, या तो फिर एक कांस्टेंट मेंटेन होना चाहिए कि अगर फेज डिफरेंस पाई है तो वो पाई मेंटेन होता रहना चाहिए। फिर द टू सोर्सेस मस्ट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये तो हमने पहले कहा है, S1 एंड S2 यानी तुम्हारे दोनों सोर्सेस बहुत क्लोज टू ईच अदर होने चाहिए। अगर वो क्लोज टू ईच अदर नहीं होंगे तो क्या होगा, तो जो तुम्हारा मैक्सिमा है मिनिमा है, इट विल बी ओवरलैपिंग। द लाइट्स टू लाइट सोर्सेस शुड बी वेरी नैरो, ये जो होल्स हैं या तुम्हारे सोर्सेस हैं ये बहुत ही नैरो होने चाहिए, बहुत ही चिकना होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, अगर तुम्हारी ये स्लिट्स, होल्स नहीं ये स्लिट्स हैं, इस तरह से स्लिट्स हैं, अगर ये स्लिट्स बहुत नैरो हैं तो इससे क्या होता है, नैरो होने से बेटर पैटर्न्स आते हैं। अगर नैरो नहीं होगा तो क्या होगा, वो जनरल इल्यूमिनेशन हो जाएगा, यानी घर में खिड़की खोलने से जैसा जैसा होता है ना, पूरा रूम लाइट हो जाता है, वैसा कुछ होगा। ए सस्टेन इंटरफेरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय यूजिंग टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस। याद रखना, सस्टेन इंटरफेरेंस टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, यानी दो अलग अलग सोर्स ले लो। अगर यहाँ पे एक सेपरेट बल्ब ले लिया, इसके लिए एक सेपरेट बल्ब ले लिया, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे सोर्सेस से कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो तुम्हारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं वो ये सारे कंडीशंस कभी मीट नहीं कर पाएंगे। देखो, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैनॉट एमिट लाइट वेव्स कंटिन्यूअसली, पॉसिबल ही नहीं है दो बल्ब्स हमेशा साथ साथ सारा जिंदगी जलते ही रहे, कभी ना कभी एक पहले बंद हो जाएगा। टू वेव्स ऑफ लाइट, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट डू नॉट हैव सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस का फेज हमेशा सेम कभी नहीं रह सकता, एक बीच में फ्लिकर कर जाए या थोड़ा बंद होकर जल जाए तो पूरा फेज बिगड़ जाएगा। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है, ऐसे दो सोर्सेस जिन जो लाइट एमिट कर सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड स्टेबल फेज डिफरेंस, यानी कांस्टेंट फेज डिफरेंस के, ऐसे सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस कहा जाता है। द लाइट एमिटेड बाय टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस लाइक कैंडल्स एंड बल्ब एटसेट्रा इज नॉन कोहेरेंट। ऐसे दो अलग अलग बल्ब ले लो, दो अलग अलग कैंडल ले लो, वो कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। इंटरफेरेंस कैनॉट फेनोमेना कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय सच सोर्सेस। नॉन कोहेरेंट कभी इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ वेव, वेव कुछ ऐसे दिखता है, वेव का किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं वाई। वेव का एक अप और एक डाउन मिला के उस लेंथ को बोलते हैं लैम्डा। वेव के आगे जाने की वेलोसिटी को बोलते हैं वेव वेलोसिटी v, और इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन उसको बोलते हैं ओमेगा। अगर इसी वेव का, क्योंकि ये साइन वेव है तो इसका जो इक्वेशन होगा इट विल बी y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। यहाँ पे y इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, a होता है एम्पलीट्यूड यानी वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इससे ज्यादा ऊपर वेव नहीं गया है, तो ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। ए होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर साइन ओमेगा टी प्लस 5, फाइव होता है फेज डिफरेंस। इस वेव और एक अलग दूसरा वेव अगर यहाँ पे आ जाए, इन दोनों वेव के बीच में जो भी फेज का डिफरेंस होगा, जो आगे या पीछे या जो भी डिफरेंस होगा फेज का, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड फाई। अगर एक वेव यहाँ पे आ जाए तो इन दोनों के बीच में जो भी फेज का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इन फेज के डिफरेंस को बोला जाएगा फाई।
फिर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, कब कब कंस्ट्रक्टिव क्रिएट होगा, कब कब डिस्ट्रक्टिव क्रिएट होगा, उनके कंडीशंस। तो यहाँ पे आ जाओ, लेट अस कंसीडर टू वेव्स। तो ये मेरा हो गया y1, ये हो गया मेरा y2। y1 की इक्वेशन a sin ओमेगा t, y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। प्लस फाइव यानी मान लो इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस चल रहा है फाइव का। दोनों का एम्पलीट्यूड, इस वेव का एम्पलीट्यूड है a1, इस वेव का एम्पलीट्यूड है a2। ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर, तो यहाँ पे मुझे मिल गया दो इक्वेशंस y1 y2। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी y1 प्लस y2। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज y1 प्लस y2। तो यहाँ पे आ गया y1, यहाँ पे आ गया y2। अब इसको ब्रेक करेंगे साइन a प्लस बी के फॉर्मूला में, a प्लस बी के फॉर्मूला में। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो हमने a2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो a2 कॉमन है, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब यहाँ से कुछ चीजें कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, हम पहले लेंगे साइन ओमेगा टी कॉमन और दूसरा लेंगे कॉस ओमेगा टी कॉमन। तो जैसे साइन ओमेगा टी कॉमन लोगे, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया इक्वेशन यहाँ पे। एंड कॉस ओमेगा टी के लिए एक ही टर्म बचा है, तो कॉमन लेने का मीनिंग नहीं होता, तो ये आ गया इक्वेशन। याद रखना, इसमें सारे कॉस वाले टर्म को हम लिखेंगे लेट ए कॉस थीटा, और साइन वाले टर्म को लिखेंगे ए साइन थीटा, यानी ब्रैकेट के इनसाइड वाले पार्ट को। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, सिर्फ इनको, ठीक है, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को छोड़ के इन दोनों पार्ट को लिखेंगे। कॉस वाले को लिखेंगे ए कॉस थीटा, साइन वाले को लिखेंगे ए साइन थीटा। फिर 10 इन वैल्यूज को अगर ऊपर जाके बिठाओगे इसकी जगह, तो हमें मिलेगा दिस इक्वेशन। अब इट इज अगेन कॉस बी साइन ए साइन बी कॉस ए। ये अगेन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, तो इसको वापस साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में लिख लेंगे। ये बन गया मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। जो स्टार्टिंग में हम लोग कह रहे थे ना कि एक y1 है एक y2 है, तो दोनों मिला के एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y होगा। तो इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y का इक्वेशन आ गया यहाँ पे। अगर मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, वैसा ही सेम इक्वेशन डिट्टो रिपीट होगा। y1 सेम है, y2 सेम है, सिमिलरली जैसे पहले ऐड किया था वैसे ही ऐड करेंगे, सिमिलर यहाँ तक सब कुछ सेम है। अब इस स्टेप के बाद दोनों को ऐड, यहाँ पे जो हमने वैल्यू बिठाया था ना, वैल्यू नहीं बिठाएंगे, हम यहाँ से ही क्रॉस स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 1, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायर करके कैसे ऐड करते हैं, ये वाला साइड होल स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। याद रखना, हमेशा स्क्वायर होल में होता है, तुम अलग से इसको स्क्वायर अलग से इसको स्क्वायर नहीं कर सकते। इक्वल टू के बोथ साइड्स होल स्क्वायर में आते हैं। तो इसका स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग, ये ब्रेक होगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में। ये बाकी तो सिंपल है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो हमने याद रखना, दिस विल बी और a एंड दिस होल थिंग विल एक्ट एज द b। तो हमने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करके ऐड कर दिया। तो राइट हैंड साइड एक जगह पे है, पूरा RHS ऊपर के इक्वेशन का, यहाँ का नहीं। ऊपर वाले इक्वेशन का जो पूरा RHS है वो एक साइड में है, और ऊपर वाले इक्वेशन का पूरा LHS एक साइड में है। एडिशन ऐसे ही होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब पहले से हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाकी सब कुछ 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने जो a2 स्क्वायर कॉमन लिया है, तो दिस टर्म इज 1। फिर ये बचा, तो आ गया मुझे ए स्क्वायर का नया इक्वेशन। अब हमें पता है इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हम एम्पलीट्यूड a1 मेरा लाइट का एम्पलीट्यूड था, a1 का स्क्वायर होगा i1, a2 का स्क्वायर विल बी i2 एंड कैपिटल A का स्क्वायर विल बी I। यहाँ से हमें नया इक्वेशन मिल गया, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब दोनों वेव सेम सेम फेज में मीट करेंगे। तो जहां भी कंस्ट्रक्टिव होगा वहां पे हमें ब्राइट मिलेगा। ठीक है, ब्राइट, ब्राइट यानी इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम। तो इस इक्वेशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा जब cos फाई का वैल्यू 1 होगा, यानी फाई विल बी इक्वल्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई में cos फाई हमें 1 देता है, जैसे पाई 2 पाई, तो इस तरह से। तो यहाँ पे पाई 2 पाई नहीं, पाई तो ऑड मल्टीपल हो गया, 0 और 2 पाई 4 पाई। तो हमें यहाँ पे फाई का वैल्यू हम क्या क्या चूज कर सकते हैं, 0 और 2 पाई 4 पाई, एन कैन बी 0 1 2 3 एनीथिंग। अब हमें ये वाला रिलेशन भी याद रखना है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज एंगल, फेज एंगल, this is the relation between phase angle and phase difference. Now what is phase angle and what is phase difference? Phase difference is phase difference और path difference। ठीक है, इसको phase difference और path difference नाम दे दो, phase difference नहीं होगा, ये path difference है। This is your phase angle
and this is your path difference. This x is your path difference. now पाथ डिफरेंस क्या होता है कि एक वेव दूसरे वेव से कितना ज्यादा चला है. जैसे यहाँ पे डायग्राम में जस्ट एक बार देख लो, ये डिस्टेंस और ये नीचे वाला डिस्टेंस इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल. ये रेड एंड ब्लू लाइंस आर ऑब्वियसली नॉट इक्वल. रेड वाला ज्यादा है, रेड वाला कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है. दिस इज इतना लेंथ ज्यादा है. दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस. दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस कि तुमने एक एक दूसरे से कितना ज्यादा चला है. दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस इज योर एक्स. तो रिलेशन क्या है फेज एंगल और पाथ डिफरेंस का? फेज एंगल इज 2 पाई बाई लेमडा एक्स. लेमडा होता है वेवलेंथ. अब एग्जाम में कभी कभी पाथ डिफरेंस दे सकता है तो तुम्हें फेज एंगल निकालना आना चाहिए. कभी कभी फेज एंगल दे सकता है, तुम्हें पाथ डिफरेंस निकालना आना चाहिए. इस इक्वेशन से हमने ऊपर से फाई का वैल्यू बिठा दिया, हमें मिल गया पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लेमडा. यानी कहीं किसी भी केस में अगर मैं पार्ट डिफरेंस एन लेमडा का मेंटेन करूं, अगर मैं ये पाथ डिफरेंस एन लेमडा का मेंटेन करूं, तो आई विल ऑलवेज गेट ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ऑल्टरनेटिवली अगर मैं इस इन दोनों वेव्स के बीच में फेज का डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई मेंटेन करूं, तो भी आई विल गेट ए कंस्ट्रक्टिव गारंटीड. वो होता है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों वेव्स हैं, इनका अप अप मैच हो रहा है, इनका अप अप मैच हो रहा है, इनका डाउन डाउन मैच हो रहा है. दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस है लेमडा. ये वेव यहाँ से शुरू हुआ है, पाथ का डिफरेंस कितना है? लेमडा. अगर एंगल के टर्म्स में देखना है तो दिस इज जीरो. दिस एंगल, इसको नाम दिया जाता है पाई/2. दिस इज कॉल्ड पाई. and you can see this is pi, then this is 3 pi/2, then this is twice pi. तो इन इस ब्लैक और ब्लू वेव में फेज एंगल का डिफरेंस कितना है? फेज एंगल इज 2 पाई का डिफरेंस, यानी फाई इक्वल्स टू 2 पाई. 2 पाई पे भी हमें कंस्ट्रक्टिव मिलना चाहिए था, तो हो गया यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव. देन कम्स डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव के केस में आई विल गेट डार्क, यानी मिनिमम. मिनिमम के लिए cos फाई का वैल्यू सबसे छोटा कितना ले सकते हैं? -1. फाई -1 कब होता है? जब फाई इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. ठीक है, पाई थोड़ा साइड में जा गया है, पाई यहाँ पे आ गया है, बट इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. अगर ट्वाइस एन +1 यूज करोगे तो यू कैन यूज n इक्वल टू 0 1 2. अगर तुम यूज कर रहे हो ट्वाइस एन -1 पाई, तो n कैन बी n विल बी 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये वाला बेटर ऑप्शन है, यूज कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ यूजिंग +1 यू कैन यूज -1. खाली यहाँ पे लिखते वक्त 0 मत लिखना, तब 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा वो. तुम यू कैन राइट ट्वाइस एंड -1. इस केस में 5 विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो पाई 3 पाई 5 पाई ये सब हो सकता है. अगेन हमें ये वाला रिलेशन पहले से पता है, एक्स क्या होता है? पार्ट डिफरेंस. तो हमें यहाँ पे देखो दो वेव्स हैं, एक ब्लैक है एक रेड है. दोनों देखो उल्टा डिफरेंस में चल रहा है. इसका नीचे इसका ऊपर मैच हो रहा है, इसका ऊपर इसका नीचे मैच हो रहा है, इसका नीचे इसका ऊपर मैच हो रहा है, यानी दे आर डिस्ट्रक्टिव, एक दूसरे को काट रहे हैं. इन दोनों के बीच में कितने पाथ का डिफरेंस है? लेमडा/2. चेक करते हैं क्या लेमडा/2 होना चाहिए. देखो जैसे ही हमने फाइव की जगह फाइव का ऑड मल्टीपल का वैल्यू डाला, हमें एक्स का वैल्यू मिल गया. एक्स इज ए ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा/2. ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा/2 यानी इट कैन बी लेमडा/2, इट कैन बी थ्राइस लेमडा/2, इट कैन बी 5 लेमडा/2, यानी सारे ऑड मल्टीपल्स. तो अगेन अगर +1 यूज कर रहे हो तो ये वैल्यूज यूज करना. अगर माइनस कर दोगे इसको तो यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, 1 से स्टार्ट होगा वो. तो देखो जहां पे भी हमने ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा/2 लिया है, यानी हाफ लेमडा/2 यानी 1 लेमडा/2. हाफ लेमडा/2 इज नथिंग बट 1 लेमडा/2. तो 1 लेमडा/2 इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा/2. तो अगर ऑड मल्टीपल लिया है तो इट इज डिस्ट्रक्टिव. सिमिलरली यहाँ पे चेक करो, ये एंगल होता है 0, बीच में आता है पाई/2, फिर ये आता है पाई. दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? पाई. यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी अगर मेंटेन करूंगा तो आई विल गेट ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पे एक दूसरे को काट देंगे. तो या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मेंटेन करो, या तो ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा/2. इन बोथ द केसेस यू आर गारंटीड टू गेट ए डार्क फ्रिंज. उसी चीज को मैंने यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया है. डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस. डार्क होता है जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जैसे ऊपर नीचे मैच हो गए. ब्राइट कब होता है? जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होता है, जैसे ऊपर ऊपर मैच हो गए. तो अगर यहाँ का वेव और यहाँ का वेव जाते जाते दोनों का फेज मिल गया है तो इट विल बी कंस्ट्रक्टिव, यानी आई विल गेट ए ब्राइट फ्रिंज. अगर जाते जाते डिस्ट्रक्ट हो रहा है तो आई विल गेट ए डार्क फ्रिंज. कंस्ट्रक्टिव के केस में देखो दोनों वेव्स सेम सेम फेज में मीट हो रहे हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे. तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है. डिस्ट्रक्टिव के केस में ये ऊपर है ये नीचे है और ये थोड़ा ज़्यादा है, तो ये जीत जाएगा. बट ये इसको ग्रीन वाला ब्लू को थोड़ा काट देगा, कम कर देगा. तो इसलिए मेरा जो आंसर है वो थोड़ा सा हल्का कम आ रहा है. बट अगर मेरा ये ग्रीन और ब्लू सेम साइज के होते ना, अगर ये सेम साइज के होते ग्रीन और ब्लू, तो यहाँ पे जो कटता ना वो पूरा कट जाता. तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलता, यानी इट विल बी पिच डार्क. इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि एम्पलीट्यूड सेम लेना प्रेफरेबली बेटर है. अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता तो ये पूरा डार्क होता, पिच डार्क.
यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट के कुछ फ्रिंजेस हैं, याद रखना जो सेंटर में होता है उसको सेंट्रल ब्राइट कहा जाता है यानी जीरो। उसके बाद पहला डार्क, फिर पहला ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, फिर थर्ड डार्क, फिर थर्ड ब्राइट, फिर फोर्थ डार्क, फिर फिफ्थ फोर्थ ब्राइट, इस तरह से चलता जाएगा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डार्क, फिर सेकंड डार्क, फिर थर्ड डार्क, फिर फोर्थ डार्क। अगर तुम इसको फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क कह रहे हो ना, तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे लेना, जीरो मत लेना तब। तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ट्वाइस एन माइनस वन करके ऑड मल्टीपल करना। तो यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूलाज में ट्वाइस एन प्लस वन है ना, यहाँ को अभी जो मैंने कहा है माइनस वन करके करना। अगर इफ यू आर काउंटिंग लाइक दिस कि ये वाला जीरो है, फिर ये फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 यूज करना इन केस ऑफ डार्क ओनली। राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डार्क में। सेंट्रल ब्राइट इज ऑलवेज ब्राइट बिकॉज सेंट्रल पोजीशन में फेज डिफरेंस भी जीरो होता है, पार्ट डिफरेंस भी जीरो होता है। सेंट्रल वाले पॉइंट पे ना फेस का कोई डिफरेंस होता है ना पाथ का कोई डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा के दिया है, देखो सेंटर वाले केस में ये वेव भी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, ये भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, बिकॉज ये सेंट्रल पॉइंट है। तो दोनों में कोई पाथ का डिफरेंस भी नहीं है, दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, यानी पाथ डिफरेंस भी नहीं है, और दोनों का कोई फेस का भी डिफरेंस नहीं है। द फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन ड्यू टू डबल स्लिट इज मोर ब्राइट देन ड्यू टू अ पॉइंट। याद रखना, अगर तुम स्लिट यूज करोगे इंस्टेड ऑफ होल्स, अगर यहाँ पे तुमने स्लिट यूज किया है, स्लिट यानी अगर यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे एक वॉल है, तो ये इसको बोलते हैं स्लिट। अगर यहाँ पे स्लिट यूज करोगे इंस्टेड ऑफ जस्ट टू होल्स, तो तुम्हारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो मोर ब्राइट होगा इन केस ऑफ स्लिट्स। द स्लिट विड्स आर अनइक्वल, द मिनिमा विल नॉट बी कम्प्लीटली डार्क। अगर अनइक्वल स्लिट विड्थ लोगे, कोई एक विड्थ ले रहे हो मोटा, एक चिकना, एक ले रहे हो मोटा, एक मोटा विड्थ लिया तुमने, एक चिकना लिया, तो इट विल बी मिनिमा विल नॉट बी कम्प्लीटली डार्क, यानी तुम्हें पूरा डार्क नहीं मिलेगा यहाँ। If one slit is illuminated with a red light and the other is illuminated with a blue light, no interference pattern is obtained. याद रखना, अगर एक रेड एक ब्लू लाइट ले रहे हो तो इंटरफेरेंस पैटर्न तुम्हें मिलेगा नहीं। और इफ टू कोहेरेंट सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिफ्लेक्टेड इमेज, तो ये तो नहीं चाहिए अभी, ये तो छोड़ दो। इनका अगर तुम इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओगे तो इनका इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। या इंटेंसिटी का ग्राफ हम ध्यान से देखेंगे तो देखो, यहाँ पे डार्क है तो यहाँ पे कोई बिल्कुल इंटेंसिटी नहीं है, फिर ब्राइट पे इंटेंसिटी पीक है, फिर धीरे धीरे कम होते होते हमें एक डार्क मिल गया, फिर ब्राइट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट पूरा है, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस में पूरा इंटेंसिटी खत्म, फिर इंटेंसिटी पूरा, फिर डार्कनेस में इंटेंसिटी खत्म, फिर ब्राइटनेस में पूरा, फिर डार्कनेस में खत्म। तो ऐसे होता है वेव, मतलब ग्राफ। और सारे ग्राफ सेम साइज के हैं, यानी ब्राइट कलर और डार्क कलर का इंटेंसिटी, यानी सारे ब्राइट्स का इंटेंसिटी सेम रहता है। सेकंड ब्राइट हो या फोर्थ ब्राइट हो, इंटेंसिटी विल बी सेम। सिमिलरली पहला डार्क हो या चौथा डार्क हो, इंटेंसिटी विल बी सेम। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के यहाँ पे कंडीशंस है। फेज एंगल का डिफरेंस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक कर लेना कि अभी अभी डिस्कस हुआ है ये सारी चीज़ें। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस, सब कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्कस हुआ है। जो कंस्ट्रक्टिव है उसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी मैक्सिमम। तो रिजल्टेंट जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो हर पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। एंड इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट ऑल द पॉइंट्स विल बी मिनिमम। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। इक्वेशन नहीं चाहिए, पॉइंट चाहिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑब्जर्वेशन विल बी मैक्सिमम, ऑब्वियसली। कंस्ट्रक्टिव के केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, डिस्ट्रक्टिव के केस में इंटेंसिटी मिनिमम होगा, यानी जीरो। तो ये वाला एक पार्ट क्या है, अगर तुम कंफ्यूज हो तो जस्ट दिस पार्ट। मैक्सिमम कब होगा, I1 I2 इक्वल टू दिस, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है। मैक्सिमम के केस में हमें cos फाई कितना पकड़ना है, cos फाई शुड बी 1। मैक्सिमम तभी होगा जब cos फाई 1 होगा। तो ये जो इक्वेशन था अभी अभी ऊपर मिला है तुम्हें, उसमें cos फाई था, cos फाई का वैल्यू 1 मानेंगे बिकॉज इट इज कंस्ट्रक्टिव। अब दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ दिस होल थिंग स्क्वायर। अब अगर हम बोल दे कि I1 और I2 का इंटेंसिटी सेम है, देन माने इक्वल टू आई नॉट, तो यहाँ पे आई नॉट बिठा दो, यहाँ पे आई नॉट बिठा दो, इट विल बिकम ट्वाइस रूट ओवर आई नॉट होल थिंग स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। ये थोड़ा गलत है, इसमें 4 होगा ये, इट विल बी 4 I नॉट। नीचे प्रूफ किया हुआ है, डोंट वरी अबाउट दिस, इसका नीचे प्रूफ डन है। इसमें अगर इस केस में जहाँ पे रिजल्टेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ पे cos फाई का वैल्यू कितना लेना होता है, -1। तो यहाँ पे एक माइनस भी आ गया और 1 तो 1 है। अब ये हो गया ऐसा फॉर्मूला। अगर हम दोनों की इंटेंसिटी सेम मान ले, यानी आई नॉट, तो ये भी आई नॉट होगा, ये भी आई नॉट होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर होगा 0।
यहाँ पे जो मैं प्रूफ का बात कर रहा था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू टू आइडेंटिकल वेव्स, अगर दो वेव्स आइडेंटिकल है यानी दोनों का वेवलेंथ भी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो ये आ गया मेरा इंटेंसिटी का इक्वेशन। फॉर आइडेंटिकल सोर्सेज दोनों का इंटेंसिटी सेम होगा, तो लेट अस से दिस इज इक्वल टू आई नॉट, इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस। 10 वैल्यू बिठा दो, इक्वेशन आएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे आ गया 2 I0 1 प्लस कॉस 5, नो आई इक्वल्स टू 4 I0 कॉस स्क्वायर 5/2। यहाँ पे चेक करो, 1 प्लस कॉस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 5 कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर 5/2। 1 प्लस कॉस 5 कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर 5/2, कॉस स्क्वायर 5/2, 2 कॉस स्क्वायर 5/2। तो फिर से लिख के देता हूँ, 1 प्लस कॉस 5 कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर 5/2। यह है फॉर्मूला। अगर इसको मैं 2 कॉस स्क्वायर 5/2 लिख सकता हूँ तो आई कैन, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 5 में 2 कॉस स्क्वायर 5/2, 2 2 जा 4, 4 I0 कॉस स्क्वायर 5/2। अब जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो फाई का वैल्यू हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, वहाँ इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी 0, 2 पाई, 4 पाई ये सब ले सकते हैं। तो हमने 0 लेके एग्जाम्पल ट्राई किया है। जैसे यहाँ पे 0 डालेंगे यानी cos 5/2 विल बिकम 1, बिकॉज 0 यहाँ पे होगा तो एनीथिंग 0/2 इज 0, तो cos 0 इज 1, तो 1 स्क्वायर 1। यहाँ पे कुछ भी डाल दो, इट विल बी 1 बिकॉज 5 इज 0, तो 1 यानी अल्टीमेटली आई इक्वल्स टू 4I0। जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो फाई का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यानी सिर्फ पाई भी हम ले सकते हैं। जैसे ही सिर्फ पाई लोगे तो यहाँ पे cos 5/2 यानी पाई/2, cos पाई/2 कितना होता है, 0, cos पाई/2 इज 0, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में जैसे ही हम 0 बिठाएंगे ना इसमें, 0 स्क्वायर इज 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज ऑल्सो 0, तो यहाँ पे आ गया आंसर 0। नीचे एक सोल्यूशन दिया हुआ है जहाँ पे एग्जाम में गिवन था कि वेव्स को इंस्टेड ऑफ यूजिंग साइन वेव्स तुम्हें कॉस यूज करना है। तो अगर कॉस यूज करेंगे तो कैसे क्या कुछ चेंज होगा, तो वो नीचे प्रूफ में दिया हुआ है, देख लो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये अगर पहला वेव, ये अगर दूसरा वेव, याद रखना हम लोगों ने ये साइन से किया है, यहाँ पे ये कॉस हो गया। अब रिजल्टेंट क्या होगा, दिस प्लस दिस। अब हमने यहाँ से ए ले लिया कॉमन, ये आ गया कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इसको ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब हमें पहले से पता है कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू ट्वाइस कॉस ए प्लस बी/2 इंटू कॉस ए माइनस बी/2। नीचे अप्लाई कर लो फॉर्मूला, ए के जगह ए बिठा दो, बी के जगह बी बिठा दो, ए के जगह ए बिठा दो, बी की जगह बी बिठा दो, जो कटा है वो कट गया। अगेन याद रखना, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस के लिए नेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये जो तुम्हारे यहाँ पे कॉस माइनस 5/2 बचेगा ना, उसको 5 कॉस 5/2 लिख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, सिर्फ कॉस 5/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि सिर्फ कॉस 5/2, बाकी सब एज इट इज है। तो यहाँ पे आ गया इक्वेशन कुछ ऐसा। अब मान लेते हैं कि 2a cos 5/2 इक्वल्स टू a, माने इंटेंसिटी। क्यों मान रहे हैं इसको इंटेंसिटी, जरा ध्यान से देखने पे ही तुम्हें पता चल जाएगा। हमें पहले इक्वेशन पता है y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5, ये है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में y y मैच हो रहा है, y y मैच हो रहा है, cos ओमेगा t प्लस 5 cos ओमेगा t प्लस 5 भी मैच हो रहा है, यानी एम्पलीट्यूड वाला हिस्सा कौन सा है, यानी दिस इज माई एम्पलीट्यूड वाला पार्ट। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, ये जनरल इक्वेशन है ना वेव का, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल गया, अरे ये तो एम्पलीट्यूड है, तो एम ए इक्वल्स टू दिस। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमें इंटेंसिटी देता है, तो दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दिया, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, चेक करो, ए एम्पलीट्यूड स्क्वायर माने क्या लिख सकते हैं, आई। छोटे एम्पलीट्यूड को हमने माना था ना, छोटे एम्पलीट्यूड क्या होता है मेरा, छोटे एम्पलीट्यूड यानी इंडिविजुअल वेव्स, ए इज माई इंडिविजुअल वेव्स, इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड को हमने आई नॉट माना है। यानी ये जो एक वेव जा रहा था, दूसरा वेव जा रहा था, फिर मिलके इंटरफेरेंस हो रहा था, इनको हमने इंटेंसिटी माना है आई नॉट, आई नॉट। तो वो वैल्यू यहाँ पे डाल दिया 4I0, ए स्क्वायर यानी आई नॉट, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होता है, कॉस स्क्वायर 5/2, ये आ गया इक्वेशन। तो अगर पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है तो तुम उनको इस फॉर्मूला से कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में इस तरह से मेंशनड है, अगर क्वेश्चन में इस तरह से मेंशनड है तो इस वाले टेक्निक से कर लो। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो दो वेव से हमें पहले ये वाला फॉर्मूला आता है, आई मैक्सिमम यानी cos फाई का वैल्यू 1 बिठाएंगे, आई मिनिमम यानी -1 बिठाएंगे, तो हमारे पास दो नए इक्वेशन आ गए, ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस ट्वाइस ए बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, दिस बाई दिस। इनका अलग अलग और वर्जन है फॉर्मूला का, जहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू रूट ओवर इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर इंटेंसिटी किया है। यहाँ पे हमने दोनों ऊपर नीचे आई टू रूट से डिवीजन कर दिया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने ऊपर नीचे ए टू से डिवाइड करके ये वाला फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट
देख लो, पर फॉर्मूला याद रखना। इफ टू वेव्स हैव इक्वल इंटेंसिटी, अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम है और दो दो एंड मीट एट टू लोकेशंस पी एंड क्यू विद पार्ट डिफरेंस दिस एंड दिस, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू पार्ट डिफरेंस है रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट पी एंड क्यू विल बी, अगर मान लो दो वेव्स है तुम्हारे पास, ये हो गया एक वेव, इस पे मीट कर रहे हैं पी पे, सिमिलरली यही दो वेव्स इधर भी आ रहे हैं, आके यही दो वेव्स दोबारा मीट कर रहे हैं क्यू पे, तो अगर ऊपर वाले केस में इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस है डेल्टा वन, और इस केस में पार्ट डिफरेंस है डेल्टा टू, और इस केस में फेज डिफरेंस है फाई वन, इस केस में फेज डिफरेंस है फाई टू, देन ऊपर वाले केस का इंटेंसिटी विल बी आई पी इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई वन बाई टू, एंड सेकेंड वाले केस में विल बी फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई टू बाई टू, अगर दोनों का रेशियो करेंगे तो फोर आई नॉट कैंसिल, बिकॉज सेम वेव्स एंड ब्राइटनेस तो सेम ही होगा, कैंसिल हो गए, बचा ये। अब हम लिख सकते हैं फाई को, हम क्या लिख सकते हैं, पहले ही हम बोल चुके हैं फाई इक्वल्स टू टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, तो फाई बाई टू यानी यहाँ पे भी टू आएगा, टू टू कैंसिल यानी पाई एक्स बाई लेमडा, तो पाई, ये लेमडा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये लेमडा है, नीचे नीचे ऊपर दोनों साइड में टू टू लगा दो तो टू टू कैंसिल, तो पाई एक्स बाई लेमडा, तो पाई लेमडा माने एक्स माने पाथ डिफरेंस, तो हमने उसके डेल्टा वन लिया, पाई डेल्टा वन लेमडा पाई डेल्टा टू लेमडा। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी विथ, अगर इस स्लिट्स का विथ है उनके साथ इंटेंसिटी का रिलेशन, तो विथ के साथ इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये रिलेशन याद रखना, यानी विथ जितना ज़्यादा होगा स्लिट्स का, स्लिट जितना मोटा लोगे ब्राइटनेस उतना ज़्यादा होगा, पैटर्न अच्छा मिलेगा कि नहीं वो अलग बात है, बट ब्राइटनेस विल बी वेरी मच। Position of dark and bright fringe. Bright and dark का position. Let y denote the location of a bright fringe from the central maxima and for nth bright fringe. तो पहले हम कर रहे हैं bright fringe के लिए. y क्या denote कर रहा है, तुम्हारा location, ठीक है, यहाँ पे y, इसको y मान सकते हो, x मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ये y क्या डिनोट कर रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा से तुम जो भी फ्रिंज फ्रिंज चूज किया, तुमने मान लो थर्ड फ्रिंज चूज किया, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा से तुम्हारा जो तीसरा ब्राइट फ्रिंज है वो कितनी दूरी पे है, वो डिस्टेंस होता है y, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एन डी लेमडा बाई डी, जहाँ पे एन है कितने नंबर चूज किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कैपिटल डी होता है ये वाला डिस्टेंस तुम्हारे स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्मॉल डी होता है दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, एंड लेमडा इज योर वेवलेंथ, तो ये हो गया तुम्हारे वाई एन पोजिशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मुझे थर्ड और फोर्थ का पोजीशन मिल जाए, अच्छा ये हो गया ब्राइट के लिए, सिमिलरली डार्क के लिए आ गया ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला इज सेम, y इक्वल्स टू डी बाई डी। अब ब्राइट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या था, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा, तो ये आ गया ये वाला फॉर्मूला, सिमिलरली फॉर्मूला है डी बाई डी, डार्क के लिए कंडीशन क्या था, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू, तो ये आ गया ये वाला फॉर्मूला। अब अगेन इफ यू आर यूजिंग ट्वाइस एन प्लस वन की जगह ट्वाइस एन माइनस वन तो यूज कर सकते हो, बेटर है, बट एन का वैल्यू वन टू थ्री फोर चूज करना, डोंट इंक्लूड जीरो। बस, अगर इस पूरे सेटअप को ना, इस यंग मॉडुलस के पूरे सेटअप को तुम्हारा स्लिट विट लेके पूरे चीज़ को किसी भी मीडियम के अंदर डाल दो, यानी पानी में डुबा दो, केरोसिन में डुबा दो, पेट्रोल में डुबा दो, अगर पूरे यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के सेटअप को किसी और मीडियम में डुबा रहे हो, तो उसके ऊपर, सॉरी उसके नीचे डिनोमिनेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ऐड मल्टीप्लाई करना होगा, यानी डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो जैसे फिलहाल ये दोनों मीडियम एयर में है, तो हमने नीचे कुछ नहीं डाला है, बिकॉज एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वन, तो हमने कुछ नहीं डाला है, बट अगर इसको पानी में डाल रहे हो तो नीचे म्यू में पानी की जगह तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालना होगा। सिमिलरली फ्रिंज विथ होता है दो, ये विथ, जैसे ये डार्क है ना तो इसका जो विथ है दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विथ, ये ब्राइट है इसका जो विथ है दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विथ, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। तो दो कंजिक्यूटिव यानी जैसे इसका यहाँ पे मान लो, जैसे ये हो गया ना, दिस इज माय फर्स्ट डार्क ब्राइट फ्रिंज, दिस इज माय सेकंड डार्क फ्रिंज, जस्ट एग्जांपल के लिए, दिस इज माय फर्स्ट ब्राइट, दिस इज माय सेकंड ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, बिटवीन द कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज द विथ ऑफ डार्क फ्रिंज, दैट इज द विथ ऑफ डार्क फ्रिंज। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, जैसे ये हो गया मेरा पहला डार्क, ये हो गया मेरा सेकंड डार्क, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, दोनों विथ सेम होता है हमेशा।
दिस इज द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। फॉर्मूला है बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी, याद रखना फॉर्मूला हर किसी के लिए सेम। तो इसके साथ इनका कुछ रिलेशन है कि अगर वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो बीटा इंक्रीज होगा, अगर स्लिट का दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो बीटा डिक्रीज होगा। और इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, अगर ये डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा, कमाओगे तो क्या होगा, वो सारे रिलेशन यहाँ से मिल जाएंगे। बीटा और डी इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। एंगुलर विथ फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू बीटा बाई डी, बीटा की जगह बीटा का फॉर्मूला डाल देना तो लैम्डा बाई डी। एंगुलर विथ याद रखना, व्हाट इज एंगुलर विथ, जैसे ये विथ है ना, मुझे इस विथ को मेजर करना है, मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा विथ है, तो इसी चीज को अगर एंगल के टर्म्स में डिनोट करेंगे टर्म्स ऑफ थीटा, इट इज कॉल्ड एंगुलर विथ। जैसे मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, मान लो आई वांट दिस डिस्टेंस, तो इसको कैसे करेंगे एंगुलर एंगल के टर्म्स में, यहाँ से कर लो, दिस विल बी माई थीटा, एंगुलर विथ। रिलेशन पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, अगर nth ब्राइट चाहिए तो nth ब्राइट का पोजीशन ये माने y वाला फॉर्मूला, yn जो अभी अभी निकाला है, nth डार्क के लिए ये वाला फॉर्मूला, या वही मैं कह रहा था, अगर माइनस यूज करोगे तो 1 2 3 4 यूज करना। सिमिलरली बीटा के लिए ये वाला फॉर्मूला, अगर बीटा माने इस पूरे सेटअप को पानी या किसी और मीडियम के अंदर डुबा दोगे, पानी केरोसिन पेट्रोलियम किसी भी मीडियम के अंदर, तो नीचे म्यू से डिवाइड करना होगा। विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का विथ भी सारे सब बाकी सबके जैसे इक्वल होता है। इस चीज को हम 2d/d ऐसे 2 दोनों ऊपर भी 2 नीचे भी 2 लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गया। यहाँ से देखो ये जो वाला पार्ट है ना d λ/2d, d λ/2d इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। कैसे पता चला, देखो डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला ये, चेक करते हैं, xn इक्वल्स टू फर्स्ट डार्क यानी n के जगह 1 बिठाना है, तो 2 × 2 × 1 - 1 2d लैम्डा डी, यानी 2 1 1 से 2 2 से 1 गया तो 1, यानी लैम्डा डी बाई 2d। तो ये जो वैल्यू है ना, ये होता है पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, यानी यहाँ पे जो मेरा पहला डार्क है ना, जरा ये सब कुछ 2 सेकंड के लिए मिटा रहा हूँ, देख लो। ये जो मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, इस सेंट्रल मैक्सिमा से जो मेरा पहले डार्क का डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस, पहले डार्क का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा लैम्डा डी बाई 2d। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क। तो ये रिलेशन तुम्हें मिल गया कि सेंट्रल ब्राइट का जो विथ होता है वो 2 इंटू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क होता है। तो यहाँ पे दिखता भी है सेंट्रल ब्राइट का डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट डार्क का जो ये डिस्टेंस है, और ये जो सेकंड इधर इधर से पहला डार्क और नीचे का पहला डार्क सेकंड डार्क, सिमिलरली पहला डार्क सेकंड डार्क। तो इधर से पहले डार्क का डिस्टेंस और इधर से पहले डार्क का डिस्टेंस मिला दोगे तो क्या मिलेगा, विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो इट इज 2 टाइम्स द विथ ऑफ फर्स्ट डार्क, यानी पहले डार्क के विथ का 2 टाइम्स सेंट्रल मैक्सिमा। ये अभी नहीं चाहिए, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। If in an interference experiment nth bright fringe due to wavelength lambda coincides with nth bright fringe due to wavelength lambda dash, then ये वाला रिलेशन याद रखना। अगर nth ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू वेवलेंथ लैम्डा, अगर तुमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया कोई लैम्डा वेवलेंथ के साथ यानी रेड मान लो, उसके साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था तुमने उस पे अगर तुम्हारा जो nth ब्राइट फ्रिंज आ रहा है, nth यानी कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो थर्ड ब्राइट, और अगर तुम्हारा फिर से तुमने वही एक्सपेरिमेंट किया बट इस बार तुमने कोई और लाइट यूज किया, ब्लू मान लो, तो ब्लू का जो भी नंबर ऑफ फ्रिंज वहां पे जाके वापस टच करेगा, जैसे मान लो ब्लू का फोर्थ टच कर रहा है वहां पे, यानी कोइंसाइड हो रहा है, एक ही लोकेशन पे दोनों आ रहे हैं, तो इस ऐसे वाले केसेस में रिलेशन होगा n लैम्डा इक्वल टू n डैश लैम्डा डैश। यानी इफ द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट nth ब्राइट फ्रिंज, यानी रेड वाले की बात कर रहा हूँ, थर्ड ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू वेवलेंथ रेड कोइंसाइड्स विथ फोर्थ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू वेवलेंथ ब्लू, तो फिर ये रिलेशन। उसके बाद है डिफ्रैक्शन लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल। जैसे यहाँ पे देखो लाइट ऐसे जा रहा है, जाना चाहिए था सीधा, बट लाइट ऑब्स्टिकल के अराउंड बेंड होके थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन हर तरह के वेव में होता है, डिफ्रैक्शन हायर विल बी द डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन, अगर तुम लाइट का वेव बहुत ज़्यादा ले रहे हो, वेव लेंथ ज़्यादा ले रहे हो, डिग्री डिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। एंड द मिनिमम डिस्टेंस, जितने मिनिमम डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर ऑब्स्टिकल को रखना चाहिए ताकि तुम्हें डिफ्रैक्शन दिख सके, तो वो रिलेशन है ये वाला। ठीक है, जहाँ पे ऑब्स्टिकल का साइज है d, तुम्हारा यूज किया हुआ वेवलेंथ है लैम्डा, और तुम कितने दूर खड़े होने चाहिए वो हो x, यानी तुम कितने दूर खड़े होगे तो तुम्हें डिफ्रैक्शन देख सके।
दिख सके। डिफ्रेक्शन दो तरह का होता है, फ्रेस्नेल एंड फ्रेनहोफर। तुम लोगों के कोर्स में बस फ्रेनहोफर है, फ्रेस्नेल कोर्स में नहीं है तुम लोगों के, बट यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। डिफ्रैक्शन में हम सिंगल स्लिट यूज करेंगे, डबल स्लिट नहीं, ठीक है। डबल स्लिट होता है यंग डबल स्लिट, डिफ्रैक्शन इज सिंगल स्लिट। यहाँ पे सिंगल स्लिट है, यहाँ पे लाइट आया है, यहाँ पे बेंड हुआ है, देखो उसको जाना चाहिए था सीधा, बट बेंड होकर लाइट कुछ ऐसे चला गया। अब यहाँ पे जाने के बाद इट क्रिएट्स डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। पैटर्न्स में जो सेंटर होता है ना वो ब्राइट होता है, फिर एक डार्क मिलेगा, फिर बाकी जैसे तुम दूर जाते जाओगे ना ब्राइटनेस और कम होता जाएगा। ये देखो इधर वाले बहुत ब्राइट है, फिर जितना दूर जा रहे हो थोड़ा डार्क हो रहा है कलर। तो ये ऑब्वियस है। डिफ्रैक्शन के केस में जैसे डबल स्लिट में हमने देखा था ना, ग्राफ सब कुछ सेम सेम है, सारे ब्राइट्स इक्वली ब्राइट है। यंग डबल डिफ्रैक्शन में सारे ब्राइट्स इक्वल नहीं, पहला वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, कम होता जाएगा, टॉर्च के लाइट जैसे। टॉर्च का लाइट नहीं होता बीच में सबसे ब्राइट, फिर जितना दूर जाओगे हल्का 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 होता जाता है, वैसा वाला। ओके, डिफ्रेक्शन के बाद आएगा तुम्हारा प्रूफ। इसका प्रूफ इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट एक बार देख लो। थोड़ा जूम करता हूँ। तो इस केस में फॉर फ्रेनहोफर डिफ्रेक्शन वी नीड पैरेलल वेव्स। तो पैरेलल वेव तो हमें मिलेगा नहीं, तो हमने क्या किया, एक बल्ब को इस लेंस के फोकस पे डाल दिया, तो क्या होगा, वेव यहाँ से निकला एंड इट बिकेम पैरेलल। अब पैरेलल वेव्स को जाना चाहिए था स्ट्रेट अलोंग दिस डॉटेड लाइन, बट क्योंकि डिफ्रैक्शन पे लाइट बेंड होता है तो लाइट बेंड होके इधर चला गया, इधर से बेंड हो गया। अब ध्यान से देखो, ये वाला वेव ऐसे गया है, ये वाला यहाँ पे गया है। तो ऊपर वाला ब्लू लाइन नीचे वाले ब्लू लाइन से कितना मतलब नीचे वाला ब्लू लाइन ऊपर वाले ब्लू लाइन से कितना ज़्यादा ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना सा डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल हुआ है उसका। अब इस डिस्टेंस को हमने यहाँ वाला एंगल माना है थीटा। नाउ आई विल फाइंड साइन थीटा। देखो थीटा का जो अपोजिट वाला साइड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर। अब पहले से हमें पता है कि इस लाइन को हमने ड्रॉ ही किया है इसके 90 डिग्री, तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर तो ये बन गया बेस, एंड देन दिस इज माई हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी बी एन बाई ए बी। यहाँ से हम लिख सकते हैं बी एन इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। याद रखना ये प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर लो। बी एन इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब ए बी का डिस्टेंस हमने क्या लिया, ए बी इक्वल्स टू ए बी का डिस्टेंस हमने ए माना है, तो ए बी इक्वल्स टू ए यानी बी एन इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब ये हो गया एक वेव के लिए। अगर हमें nth वेव चूज करना हो तो बस n लगा देंगे, ज़्यादा कुछ हेडेक नहीं है। थीटा विल बिकम थीटा एन एंड वो हो गया एन लेमडा। एक डिफरेंस याद रखना, इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमम के केस पे जो हमारे इंटरफेरेंस का मैक्सिमम कंडीशन है ना वो यूज होता है। इंटरफेरेंस के मैक्सिमम कंडीशन पे इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा था, वो हम डिफ्रैक्शन के मिनिमम में यूज करेंगे। उल्टा केस है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो। जो डबल स्लिट का जो मैक्सिमम कंडीशन है वो डिफ्रैक्शन का मिनिमम में यूज करना है बस, प्रूफ में। न्यूमेरिक बाकी कुछ तो आएगा भी नहीं, बस प्रूफ की बात कर रहा हूँ। तो साइन थीटा एन, तो हमारा जो थीटा एन है, तो साइन थीटा एन इक्वल्स टू बी एन बाई ए, और बी एन है ना पार्ट डिफरेंस हमें मैक्सिमम वाला चूज करना है यानी एन लेमडा, तो एन लेमडा। अगेन बी एन पार्ट डिफरेंस है, समझ में आया ना, बिकॉज ऊपर वाला नीचे वाला रेड लाइन ऊपर वाले ब्लू लाइन से इतना डिस्टेंस ज्यादा चला है। दिस बी एन इज नथिंग बट माई पाथ डिफरेंस, तुम कितना ज्यादा चले। यहाँ से हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया। अब सिमिलरली हम करेंगे लेट वाई एन बी द पोजिशन ऑफ एनथ मिनिमम, तो हम वाई एन बी द पोजिशन चूज करेंगे। तो टेन थीटा एन इक्वल्स टू वाई एन बाई डी। तो अगर टेन थीटा एन वाई एन बाई डी है मैंने ओपी बाई सी हो, यहाँ पे देख लो इस पे है डायग्राम अभी। देखो अगर मेरे जो जो भी पॉइंट पे जहाँ पे भी पैटर्न आया है उसका डिस्टेंस अगर सेंट्रल मिनिमम से वाई है, तो टेन थीटा यानी ये वाला थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा इक्वल्स टू मैं वाई परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकता हूँ। बेस क्या है मेरा डी, तो वाई बाई डी। तो फॉर nth हमने क्या चूज किया है, वाई एन बाई डी। सिंपल है। अब हमें पहले से ही पता है थीटा एन का वैल्यू, और स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा और थीटा सेम चीज़ है, तो हम टेन थीटा एन वाई एन बाई डी को सिर्फ थीटा एन वाई एन बाई डी लिख सकते हैं। टेन थीटा एन वाई वन बाई डी को सिर्फ थीटा एन वाई एन बाई डी लिख सकते हैं। और थीटा एन का वैल्यू तो हमें पहले ही मिल चुका है, एन लेमडा बाई ए, तो वो यहाँ पे बिठा दो, एन लेमडा बाई ए। तो उसके बाद हमने वाई एन निकाल लिया यहाँ से। यहाँ आ गया वाई एन।
अब विथ क्या होता है? विथ होता है दो कंसेक्यूटिव के बीच का डिस्टेंस। अभी अभी हमने देखा है विथ क्या होता है, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, या फिर 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस। 3 ब्राइट और अगर 4 ब्राइट है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा डार्क का विथ। अगर 1 डार्क और 2 डार्क है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा ब्राइट का विथ। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, दो कंसेक्यूटिव n और n-1 कंसेक्यूटिव के माइनस कर दिया बीच का डिस्टेंस। फॉर्मूला विथ का क्या निकला? डी लेमडा बाई ए। पहले जैसा ही सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूला है। ए क्या होता है? इस स्लिट का विथ, सिंगल स्लिट में स्लिट का विथ इज ए। अब यही चीज करेंगे मैक्सिमम के लिए, सेम सेम चीज। अब पहले ही मैं बोल रहा हूँ ना कि मैक्सिमम के केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मिनिमम पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। मिनिमम पार्ट डिफरेंस क्या था? ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू। हमने डायरेक्ट कर दिया ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू। अब सिमिलरली टेन थीटा निकालेंगे, पहले जैसा सेम फॉर्मूला, स्मॉल एंगल के लिए थीटा एन सेम होता है, वहाँ से थीटा एन का वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो वहाँ से अगर थीटा एन का वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे, देखो साइन थीटा एन, अगर थीटा एन स्मॉल है तो साइन थीटा एन को हम सिर्फ थीटा एन भी लिख सकते हैं, और अगर स्मॉल है तो टेन थीटा एन को हम सिर्फ थीटा एन लिख सकते हैं। थीटा एन की जगह वैल्यू बिठा दो, डी को इधर शिफ्ट कर दो, यू गेट द फॉर्मूला। सिमिलरली दो कंसेक्यूटिव के बीच का डिस्टेंस, यू गेट विथ। तो दोनों का विथ सेम है। विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा का विथ क्या होगा? सेम होता है, मतलब प्रूफ करके देखते हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा एक्सटेंड्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ y1 ऑन बोथ साइड्स। तो सेंट्रल मैक्सिमा y1 डिस्टेंस जाता है बोथ साइड्स, देखते हैं चेक करके बोथ साइड में जा रहा है कि नहीं। ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये है सेंट्रल मैक्सिमा। ये y1 डिस्टेंस इधर भी जा रहा है, y1 डिस्टेंस इधर भी जा रहा है, ये पूरा है मेरा सेंट्रल मैक्सिमा। देखो पूरा है सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये y1 ऊपर भी जा रहा है, y1 नीचे भी जा रहा है। इट इज एक्सटेंडिंग y1 डिस्टेंसेस ऑन बोथ साइड्स। तो हमने यहाँ पे वही किया, y1 यानी डी लेमडा बाई ए। अगर y1 डी लेमडा बाई ए है तो y1 डी लेमडा बाई ए था ना, तो y1 यहाँ से आया। अगर पहला डार्क है यानी फर्स्ट डार्क, तो n का जगह 1 होगा, तो y1 इक्वल टू डी लेमडा बाई ए। तो यहाँ से आ गया y1 इक्वल टू डी लेमडा बाई ए, तो y1 इक्वल टू डी लेमडा बाई ए। अब बीटा इज व्हाट, माने सेंट्रल मैक्सिमा का विथ क्या है? y1 टू टाइम्स, अभी अभी देखा है हमने, ऊपर भी y1 जा रहा है, नीचे भी y1 जा रहा है, तो y1 का 2 टाइम्स डी लेमडा बाई ए। तो आ गया मेरा फॉर्मूला, यानी सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस द विथ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। यहाँ पे देख लो इसको, मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ पे देख लो। अगर मुझे पहले डार्क तक पहुंचना है तो पहले डार्क, सेंटर से पहले डार्क का डिस्टेंस है y1, सेंटर से पहले डार्क का डिस्टेंस है y1, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज। इसको इस टर्म में भी कर सकते हो, हमें ऑलरेडी पता है पार्ट डिफरेंस इज ए साइन थीटा। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए मैक्सिमम का कंडीशन लगाना होता है डबल स्लिट का। तो एन लेमडा है फॉर्मूला, तो एन लेमडा के एन की जगह 1, तो पार्ट डिफरेंस हो गया लेमडा फॉर फर्स्ट मिनिमा। तो पार्ट डिफरेंस लेमडा डाल दो, यहाँ से हमें मिलकर लेमडा इक्वल टू ए साइन थीटा। स्मॉल एंगल के लिए लेमडा इक्वल टू ए थीटा, यानी थीटा इक्वल्स टू लेमडा है। बट एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 थीटा, बिकॉज सेंट्रल मैक्सिमा तो मोटा होता है। अगर सेंट्रल मैक्सिमा में जाओ तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विथ क्या होता है, सेंट्रल वाले लाइन से मेजर करना होता है ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विथ ये हो गया थीटा, और यहाँ से नीचे तक जाएगा दूसरा थीटा। तो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विथ टोटल कितना हो गया? 2 थीटा। सेंट्रल लाइन से इधर जाएगा थीटा, इधर और थीटा, तो 2 थीटा। तो अगर 2 थीटा है तो हमें तो पहले से पता है कि इसका डिस्टेंस 2 थीटा है, तो 2 थीटा देयरफॉर 2 लैम्डा बाई डी। बस। ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में क्या कह रहा है कि सेंटर वाला सबसे ब्राइट होता है तो वेव सबसे ज़्यादा है, फिर धीरे 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 वेव कम होता जा रहा है, यानी ब्राइटनेस एक यूनिफॉर्म नहीं है लाइट डबल स्लिट। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स याद रखना। इंटेंसिटी क्या होगा जब इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिट विथ, इंटेंसिटी और स्लिट विथ इस केस में इंडिपेंडेंट है। वाइड एट द स्लिट नैरोअर द डिफ्रैक्शन, ठीक है, वाइड एट द स्लिट इज नैरोअर इज द सेंट्रल डिफ्रैक्शन। तो जितना मोटा स्लिट लोगे, जितना मोटा गैप रखोगे, ए जितना ज़्यादा रखोगे, तुम्हारा जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो उतना चिकना बनेगा। फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, यहाँ से 2-3 डिफरेंसेस सीख लेना बस, जो तुम्हें इजी लगे। दैट इज ऑल अबाउट वे ऑप्टिक्स।
ठीक है, दिस इज द वन शॉट ऑफ वेव ऑप्टिक्स।